हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं चैप्टर सेकंड ऑफ क्लास नाइन्थ सोशल स्टडीज़, व्हाट इज़ डेमोक्रेसी एंड व्हाई डेमोक्रेसी। आई होप यू विल बी एन्जॉइंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। लेट्स स्टार्ट। We described some governments as democratic and some as non-democratic। यहाँ पे हमने कुछ गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, कुछ को नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट कहकर डिस्क्राइब किया है। We saw how governments in some of those countries changed from one to another। कुछ कंट्रीज़ में कुछ गवर्नमेंट्स होती है, एक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाती है। जैसे मोनार्की से डेमोक्रेटिक बन गई, डेमोक्रेसी से मोनार्की में कन्वर्ट हो गई, या कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की हो गई, या डिक्टेटरशिप हो गई। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट में चेंज हो जाती है। द एम हियर टू अंडरस्टैंड क्लियरली द बेयर मिनिमम फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। यहाँ पे हम सिर्फ फोकस करेंगे कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कुछ मिनिमम फीचर्स, बेसिक फीचर्स क्या होते हैं, उनको समझेंगे। Some important terms: a democratic country, a country where the way a government is formed, एक ऐसी कंट्री जहाँ पे गवर्नमेंट जिस तरीके से फॉर्म हुई है, एंड द मैनर इन विच इट फंक्शंस, और जिस तरीके से ये वर्क करती है, फॉलो द प्रिंसिपल्स ऑफ डेमोक्रेसी, ये डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स फॉलो करती है। कि डेमोक्रेसी के जो प्रिंसिपल्स होते हैं वो बताते हैं गवर्नमेंट किस तरीके से बनी है। डिक्टेटरशिप, a system of governance in which all powers vest with one person। ये एक ऐसे टाइप की गवर्नमेंट होती है जिसमें सारी पावर एक पर्सन के हाथ में होती है, एक व्यक्ति के हाथ में होती है। उसका काम होता है ऑर्डर करना, लोगों का काम होता है उनको फॉलो करना, वेदर द लॉज आर राइट और रॉन्ग फॉर द पीपल। Third is direct democracy, a system in which all the adult citizens directly participate in making laws and framing the policies। डायरेक्ट डेमोक्रेसी एक ऐसा गवर्नमेंट का सिस्टम होता है जिसमें सभी अडल्ट सिटीजन्स डायरेक्टली पार्टिसिपेट करते हैं लॉ मेकिंग प्रोसीजर में और पॉलिसी फ्रेमिंग प्रोसीजर्स में। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री, a country where the formation of government and governance do not follow any principles। जो डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स होते हैं ना तो गवर्नमेंट फॉर्मेशन में वो फॉलो होते हैं, ना गवर्नेंस में यूज़ होते हैं। नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, ऑल्सो कोल्ड डेमोक्रेसी। ये भी एक डेमोक्रेसी की ही फॉर्म है। जो पहले हमने डायरेक्ट डेमोक्रेसी पढ़ी थी, अब ये है रिप्रेजेंटेटिव इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। इन दिस सिस्टम अडल्ट वोटर्स elect their representatives who conduct the affairs of the state। ये कंट्री के अफेयर्स को कंडक्ट करने के लिए ये अपने रिप्रेजेंटेटिव्स को वोट डालकर इलेक्ट करते हैं। ऐसी टाइप की डेमोक्रेसी होती है रिप्रेजेंटेटिव और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। नेक्स्ट इज फेयर इलेक्शन, अ प्रोसेस ऑफ इलेक्शन वेयर दोज करंटली इन पावर हैव अ फेयर चांस टू लूजिंग। जो भी पावर में है वो फेयर चांस होता है लूज होने का। इट मीन्स इलेक्शन प्रोसीजर है, इलेक्शन के बाद डिसाइड करता है इलेक्शन की वो लूज़ करते हैं या विन करते हैं पावर को। कई बार ऐसा होता है कि पार्टी पावर में है लेकिन नेक्स्ट इलेक्शन में वो हार जाती है, दूसरी पार्टी इलेक्शन में जीतती है और गवर्नमेंट फॉर्म करती है। तो जिसमें फेयर चांस होते हैं लूज़ के और विन के, ऐसे इलेक्शंस फेयर इलेक्शंस होते हैं। इनमें कोई डर्टी ट्रिक्स यूज़ नहीं होते इलेक्शन को जीतने में। नाउ व्हाट इज डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी क्या है, लेट्स सी। डेमोक्रेसी हैज़ मैनी डेफिनेशंस सच एज, डेमोक्रेसी के पास बहुत सारे डेफिनेशंस हैं जो डेमोक्रेसी को डिफाइन करती है। फर्स्ट वन इज डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल एंड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसा रूल होता है जो गवर्नमेंट का, जो पीपल का होता है, पीपल के लिए होता है, पीपल के द्वारा बनता है। नेक्स्ट इज, ये अब्राहम लिंकन की डेफिनेशन थी, डेमोक्रेसी इज द रूल ऑफ द पीपल, फॉर द पीपल, बाय द पीपल। सेकेंड वन इज डेमोक्रेसी इज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच द रूलर्स आर इलेक्टेड बाय द पीपल। डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट की फॉर्म है जिसमें रूलर्स जो होते हैं वो लोगों के द्वारा इलेक्ट होते हैं। डायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकते हैं, इनडायरेक्टली भी इलेक्ट हो सकते हैं।
थर्ड इज अ डेमोक्रेसी इज वन where the citizens have right to elect government through free and fair elections. डेमोक्रेसी एक ऐसी गवर्नमेंट है जिसमें सिटीजन्स फ्री और फेयर इलेक्शन के थ्रू अपनी गवर्नमेंट को इलेक्ट करने का राइट रखते हैं, उनके पास वोटिंग राइट होते हैं, यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज. नेक्स्ट इज दे एंजॉय सर्टेन सिविल लिबर्टीज guaranteed by constitution and protected by the government. उन लोगों के पास अपनी लिबर्टी होती है, फ्रीडम होती है, राइट्स होते हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन गारंटी करता है, कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा प्रोवाइड होते हैं और गवर्नमेंट उनको प्रोटेक्ट करती है. ऐसी गवर्नमेंट डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है. नाउ सम फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी, लेट्स सी. First important feature of democracy is major decisions are taken by elected leaders. जितने भी कंट्री के मेजर डिसीजंस होते हैं वो कंट्री के इलेक्टेड लीडर्स ही लेते हैं. Examples of different countries are given here. The example of Pakistan is given. In Pakistan, General Pervez Musharraf led a military coup in October 1919. He overthrew a democratically elected government and declared himself the chief executive of the country. पाकिस्तान में जनरल परवेज़ मुशर्रफ एक मिलिट्री कू लीड करते हैं अक्टूबर 1919 में और डेमोक्रेटिकली जो इलेक्टेड गवर्नमेंट थी उसको ओवरथ्रो करते हैं और अपने आप को कंट्री का चीफ एग्जीक्यूटिव डिक्लेयर कर देते हैं. यहाँ मिलिट्री की तरफ इशारा है. लेटर ही चेंज्ड हिज डेजिग्नेशन टू प्रेसिडेंट और बाद में वो चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंट्री से अपना डेजिग्नेशन चेंज करके वो प्रेसिडेंट बन जाते हैं कंट्री का. इन अगस्त 2002 ही इशूड अ लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर और 2002 में अगस्त में वो एक लीगल फ्रेमवर्क भी ऑर्डर इशू करते हैं that amended the constitution of Pakistan. जो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट थी, जो कॉन्स्टिट्यूशन था पाकिस्तान का उसमें चेंजेस किए जाते हैं, उसमें अमेंडमेंट्स किए जाते हैं. अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्डर द प्रेसिडेंट कैन डिसमिस द नेशनल और प्रोविंशियल असेंबलीज. और ये जो लीगल फ्रेमवर्क ऑर्डर था इसके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट के पास पावर है कि वो नेशनल असेंबलीज को और प्रोविंशियल असेंबलीज को डिसमिस कर सकता है. इसका मतलब नेशनल लेवल पे जो असेंबलीज है, जो पार्लियामेंट है या फिर स्टेट असेंबलीज है, स्टेट गवर्नमेंट की जो लेजिस्लेचर है उसको वो डिसमिस कर सकता है. द लीडर इलेक्टेड बाय द पीपल हैव नो पावर. और जो भी इलेक्टेड लीडर्स होंगे उनके पास कोई पावर नहीं होगी. दे कैन नॉट टेक a decision. All the powers are in the hands of General Pervez Musharraf and army officials. वो कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते, उनके पास कोई पावर नहीं होगी. जो जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे उनके हाथ में कोई पावर नहीं होगी, कोई भी डिसीजन नहीं ले सकते. सारी पावर, सारे डिसीजंस आर्मी ऑफिशियल्स के हाथ में होंगे या जनरल परवेज़ मुशर्रफ जो अपने आप को प्रेसिडेंट डिक्लेयर कर चुका था उसके हाथ में होंगे. दिस कैन नॉट बी कॉल्ड पीपल रूल. इसको पीपल का रूल नहीं कहा जा सकता. इफ पीपल रूल शुड बी देयर देन पावर शुड बी इन द हैंड्स ऑफ इलेक्टेड पीपल. अगर पीपल का रूल होता तो इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में पावर होती, लेकिन यहाँ इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में पावर नहीं है, पीपल के पास पावर नहीं है. इलेक्टेड लीडर्स को यहाँ कोई मान्यता नहीं दी जा रही है या आर्मी ऑफिशियल्स का ही डायरेक्ट रूल है और परवेज़ जो मुशर्रफ है, जनरल मुशर्रफ है, उनका डायरेक्ट रूल हो गया. मिलिट्री गवर्नमेंट आ गई. तो इस टाइप की गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, ये मिलिट्री गवर्नमेंट है. तो यहाँ पे मेन फीचर आता है. दिस गिव्स अस द फर्स्ट फीचर इन अ डेमोक्रेसी द फाइनल डिसीजन मेकिंग पावर मस्ट रेस्ट विद दोज इलेक्टेड बाय द पीपल. उनके हाथ में पावर होगी जो इलेक्टेड लीडर्स होंगे बाय द पीपल.
यहाँ पे इलेक्टेड लीडर्स हैं बट दे डोंट हैव पावर ऑफ डिसीजन मेकिंग, सो इस टाइप की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में डिसीजन मेकिंग पावर जो होती है वो इलेक्टेड लीडर्स के हाथ में होती है, कीप दैट इन माइंड। सेकेंड फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज फ्री एंड फेयर इलेक्शन, कि यहाँ पे इलेक्शन फ्री और फेयर होंगे। तो देखते हैं कैसे फ्री एंड फेयर होते हैं। सो एग्जाम्पल ऑफ मैक्सिको इज गिवन हियर। मैक्सिको होल्ड इलेक्शन आफ्टर एवरी 6 years टू इलेक्ट इट्स प्रेजिडेंट। अपने प्रेजिडेंट को इलेक्ट करने के लिए हर 6 साल के बाद मैक्सिको में इलेक्शंस होते हैं। दिस कंट्री हैज़ नेवर बीन अंडर अ मिलिट्री और डिक्टेटर्स रूल, या इस कंट्री पे कभी भी मिलिट्री का या किसी डिक्टेटर का रूल नहीं रहा। बट अंटिल 2000 एवरी इलेक्शन वॉज वन बाय अ पार्टी कोल्ड PRI, इंस्टीट्यूशनल रेवोल्यूशनरी पार्टी। लेकिन 2000 तक यहाँ हर एक इलेक्शन जो है PRI के द्वारा ही जीते गए। मेक्सिको को ब्रिटेन से इंडिपेंडेंस मिली 1930 में। 1930 से लेकर 2000 तक जितने भी इलेक्शन हुए सब में PRI ही जीतती आ रही थी। तो क्या मेन रीज़न था व्हाई PRI won the elections? The PRI was known to use many dirty tricks to win elections. ये मेन रीज़न था कि PRI जो पार्टी थी वो डर्टी ट्रिक्स यूज़ करती थी इलेक्शंस में जीतने के लिए। इन द मैक्सिकन एग्जाम्पल पीपल सीम्ड टू रियली हैव अ चॉइस बट इन प्रैक्टिस दे हैड नो चॉइस, देयर वॉज नो वे द रूलिंग पार्टी कुड बी डिफीटेड। यहाँ लग रहा था कि मैक्सिको की गवर्नमेंट, मैक्सिको के पीपल के पास चॉइसेस है, पार्टी है, इलेक्शंस हो रहे हैं, बट इन प्रैक्टिस दैट वाज ऑफ नो यूज़, कि प्रैक्टिस में कोई इलेक्शन का मीनिंग नहीं रह जाता क्योंकि डर्टी ट्रिक्स यूज़ हो रही थी। लोगों के हाथ में वोटिंग राइट थे, इलेक्शंस होते थे, इलेक्टेड लीडर्स थे, लेकिन डर्टी ट्रिक्स यूज़ हो रही थी, फ्री और फेयर इलेक्शंस नहीं थे। तो क्या इस टाइप्स के इलेक्टेड लीडर्स को हम कह सकते हैं डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है? नो। Even if people were against it, these are not fair elections. यहाँ तक कि लोगों को भी पता था कि डर्टी ट्रिक्स यूज़ हो रही हैं, फेयर इलेक्शंस नहीं हो रहे हैं, लेकिन उसके बाद भी ये कंटिन्यूटी में रहा। तो इस टाइप के इलेक्शंस को और इस टाइप से इलेक्टेड लीडर्स को हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट का पार्ट है। यहाँ तक कि गवर्नमेंट ऑफिशियल्स को, गवर्नमेंट टीचर्स को फोर्स किया गया कि वो बच्चों को, उनके पेरेंट्स को कन्विंस करें कि वोट PRI को ही जाए। जितने भी गवर्नमेंट अपॉइंटेड पीपल थे उन सब को फोर्स किया गया कि वोट PRI को ही जाए। ऐसी गवर्नमेंट को हम नहीं कह सकते डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है। इट शुड बी पॉसिबल फॉर पीपल to use the choice to remove the existing rulers if they wish so. लेकिन उनके पास चॉइसेस थे, उनके पास कई पॉलिटिकल पार्टीज थी, वो इलेक्शन में वोट डालते थे। अगर पीपल चाहते तो किसी दूसरी पार्टी को भी वोट देके इलेक्ट कर सकते थे, किसी दूसरी पार्टी की गवर्नमेंट फॉर्म करा सकते थे। So a democracy must be based on a free and fair election where those currently in power have a fair chance of losing. जो फेयर और फ्री इलेक्शंस होते हैं उस जो भी करंटली पावर में है उनके पास फेयर चांस होता है लूजिंग का और विनिंग का। वो जीत भी सकते हैं और हार भी सकते हैं। सेकेंड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ दैट फ्री और फेयर इलेक्शंस होने चाहिए। फर्स्ट में हमने पढ़ा था मेजर डिसीजंस शुड बी टेकन बाय इलेक्टेड लीडर्स, इलेक्टेड लीडर्स मेजर डिसीजन लेंगे। सेकंड में वो इलेक्टेड लीडर्स फ्री और फेयर इलेक्शंस से इलेक्टेड हुए हों। थर्ड इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू। एक पर्सन, उसकी एक वोट और उसकी वैल्यू भी वन होनी चाहिए। इट इज़ अ प्रिंसिपल ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइज। देयर आर मैनी इंस्टेंसेस ऑफ डिनायल ऑफ इक्वल राइट टू वोट। हमारे सामने कई ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जहाँ सबको इक्वल राइट टू वोट नहीं मिलता।
इलेक्शंस हो रहे हैं, राइट टू वोट है, लेकिन इक्वल राइट टू वोट नहीं है, तो हम ऐसी कंडीशन में उस कंट्री की गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते। एग्जाम्पल्स हैं हमारे सामने, सऊदी अरेबिया है, एस्टोनिया है, फिजी है। तो लेट्स सी, इन सऊदी अरेबिया वीमेन डू नॉट हैव राइट टू वोट। सऊदी अरेबिया में 2015 तक वीमेन के पास कोई राइट टू वोट नहीं था, लेकिन जब 2015 में इनके पास राइट टू वोट आया तो वो भी हाफ आया, कि मेल अगर वोट डाल रहा है, कोई पुरुष अगर वोट दे रहा है तो उसकी 1 वोट काउंट होगी, वन पर्सन की 1 वोट काउंट होगी, और अगर कोई फीमेल वोट डाल रही है, कोई औरत वोट डाल रही है तो उसकी वोट को काउंट करेंगे हाफ। तो ऐसे इलेक्टेड गवर्नमेंट को हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते जिसमें इक्वल राइट टू वोट नहीं मिले। सेकेंड एग्जाम्पल, एस्टोनिया हैज़ मेड इट्स सिटीजनशिप रूल्स in such a way that people belonging to Russian minority find it difficult to get the right to vote। एस्टोनिया को 1918 में रशिया से इंडिपेंडेंस मिली। 1918 में ये रशिया का ही पार्ट था 1918 से पहले, लेकिन बाद में इन्होंने अपने ऐसे रूल्स बनाए, इस टाइप से रूल्स बनाए कि जो रशियन माइनॉरिटी एस्टोनिया में रह रही थी उनको कोई राइट टू वोट नहीं दिया गया। 1918 से पहले एस्टोनिया रशिया का पार्ट था, रशिया से इंडिपेंडेंस मिला 1918 में। उसके बाद एस्टोनिया ने अपने ऐसे रूल्स बनाए कि एस्टोनिया के सिटीजन्स को राइट टू वोट मिला, और जो रशियन माइनॉरिटी एस्टोनिया में रह रही थी उनको कोई राइट टू वोट नहीं मिला। अब एक कम्युनिटी को कंट्री में राइट टू वोट मिल जाना और दूसरी कम्युनिटी को राइट टू वोट नहीं मिलना, ये इस चीज़ की तरफ इशारा करता है कि वो डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट नहीं है, वहाँ इक्वल राइट टू वोट नहीं मिल रहे। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फिजी। इन फिजी द इलेक्टोरल सिस्टम is such that the vote of an indigenous Fiji has more value than that of an Indian Fijian। यहाँ पे भी यही है कि इक्वल राइट टू वोट नहीं है, जो इंडियन फिजियन है उनको उतनी वैल्यू नहीं है वोटिंग में, और जो इंडिजिनस फिजी पीपल है, उसी कंट्री के ओरिजिनल पीपल है, उनको इक्वल राइट टू वोट है। तो उनका भी इलेक्टोरल सिस्टम ये अलाउ करता है कि इक्वली राइट टू वोट प्रोवाइड नहीं करना। इस टाइप से जो इलेक्टेड गवर्नमेंट है उसको भी हम नहीं कह सकते कि डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट है जहाँ सबको इक्वल राइट टू वोट मिल रहा है। फिजी में नहीं मिल रहा है। जो इंडियन फिजियन है, इंडियन फिजियन मीन्स जो इंडियन सब कॉन्टिनेंट से बिलोंग करने वाले पीपल है और फिजी में रहते हैं, तो उनको इक्वल राइट टू वोट नहीं है। उनको वोटिंग राइट है बट उतनी वैल्यू नहीं है जितनी इंडिजिनस फिजी की है, जितना ओरिजिनल फिजियन की है। डेमोक्रेसी इज बेस्ड ऑन अ फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिटिकल इक्वलिटी। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट हमें अलाउ करता है कि पॉलिटिकली इक्वल होने चाहिए, पॉलिटिकल इक्वलिटी होनी चाहिए। दैट गिव्स अस द थर्ड फीचर ऑफ डेमोक्रेसी, जो हमें थर्ड फीचर डेमोक्रेसी का देता है, और वो है इन अ डेमोक्रेसी ईच अडल्ट सिटीजन मस्ट हैव वन वोट एंड ईच वोट मस्ट हैव वन वैल्यू। वन पर्सन वन वोट वन वैल्यू, ये यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज का एक प्रिंसिपल है जिसमें हर एक सिटीजन को हु आर एडल्ट्स उन सबको इक्वल राइट टू वोट मिले। नेक्स्ट फोर्थ फीचर ऑफ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज रूल ऑफ लॉ एंड रिस्पेक्ट फॉर राइट्स, कि ऑल शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, सभी कानून के सामने बराबर हो। अब देखते हैं किस कंट्री में कितना रूल है, कैसा रूल है, इक्वल है या इक्वल नहीं है। Here the example of Zimbabwe is given. Zimbabwe is a country of Africa. Zimbabwe shows that popular approval of rulers is necessary in a democracy, but it is not sufficient. कि हम चाहते हैं डेमोक्रेसी में किसी रूलर को अप्रूवल मिले इलेक्शंस से, वोटिंग से, लेकिन ये सफिशिएंट नहीं है कि एक रूलर को अप्रूवल मिल गया वो डेमोक्रेटिक लीडर हो गया, नहीं।
पॉपुलर गवर्नमेंट कैन बी अनडेमोक्रेटिक, कोई ऐसी गवर्नमेंट जो काफ़ी पॉपुलर है कंट्री में, लोगों ने इलेक्ट किया है वोट डाल के, तो वो डेमोक्रेटिक हो ऐसा नहीं है, वो अनडेमोक्रेटिक भी हो सकती है। पॉपुलर लीडर्स कैन बी ऑटोक्रेटिक, जो पॉपुलर लीडर्स होते हैं वो ऑटोक्रेटिक भी हो सकते हैं, वो सारी पावर अपने हाथ में ले सकते हैं और उस पावर का मिसयूज़ कर सकते हैं। इफ़ वी विश टू एक्सेस द डेमोक्रेसी इट इज़ इम्पोर्टेंट टू लुक बिफोर एंड आफ्टर द इलेक्शन। अगर हम डेमोक्रेसी को और डीपली हम देखते हैं तो इलेक्शन से पहले और इलेक्शन के बाद के इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को देखना भी ज़रूरी होता है। देयर शुड बी पॉलिटिकल ओपोजिशन इन द पीरियड बिफोर इलेक्शन, इलेक्शन से पहले ओपोजिशन पॉलिटिकल भी होना चाहिए, ओपोजिशन भी होना चाहिए। ऐसा नहीं है कोई ओपोजिशन में ही नहीं है, अकेली पॉलिटिकल पार्टी है, काफ़ी पॉपुलर पार्टी है, तो वो अनडेमोक्रेटिक हो सकती है। दिस रिक्वायर्स दैट द स्टेट शुड रिस्पेक्ट सम बेसिक राइट्स ऑफ द सिटीजन, और जो सिटीजन के जो बेसिक राइट्स होते हैं उनको उनकी भी रिस्पेक्ट होनी ज़रूरी है। They should be free to think, to have opinions, to express these in public, to form associations, to protest and take other political actions. लोगों के पास कुछ फ्रीडम होनी चाहिए सोचने की, अपनी राय रखने की, अपने व्यूज़ एक्सप्रेस करने की, एसोसिएशंस बनाने की और पॉलिटिकल एक्शंस लेने की, प्रोटेस्ट करने की आज़ादी लोगों के पास होनी चाहिए। अगर लोगों के पास ये एक्सप्रेशन के राइट नहीं है, व्यूज़ के ओपिनियन के राइट नहीं है, इट मीन्स पीपल डोंट हैव राइट एंड सच काइंड ऑफ कंट्री कांट बी डेमोक्रेटिक। एवरीवन शुड बी इक्वल इन द आइज ऑफ लॉ, हर एक आदमी कानून के सामने बराबर होना चाहिए, चाहे वो डिफरेंट कम्युनिटीज़ के हों, डिफरेंट रिलीजन्स के हों, डिफरेंट रेसिस के हों। दीज राइट्स मस्ट बी प्रोटेक्टेड बाय एन इंडिपेंडेंट जुडिशियरी, और जुडिशियरी भी इंडिपेंडेंट हो, ना कि अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट। अगर जुडिशियरी अंडर द कंट्रोल ऑफ गवर्नमेंट है इट मीन्स दैट विल बी अनडेमोक्रेटिक। तो यहाँ लोगों के राइट्स को प्रोटेक्ट करने के लिए इंडिपेंडेंट जुडिशियरी का भी होना ज़रूरी है। अगर गवर्नमेंट कुछ गलत करती है तो जुडिशियरी के पास पावर होनी चाहिए कि वो गवर्नमेंट को रिवील करे, पनिश करे। अब एग्जाम्पल लेते हैं चाइना का। चाइना में जुडिशियरी के पास कोई पावर नहीं है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट जुडिशियरी एक्शन नहीं ले सकती। अगर इंडिया की बात करें तो इंडिया में जुडिशियरी इंडिपेंडेंट है, गवर्नमेंट अगर गलत करती है तो जुडिशियरी पनिश करती है। जुडिशियरी इंडिपेंडेंट होगी तो ही लोगों के राइट्स प्रोटेक्टेड रहेंगे। There are some conditions according to which democratic government has to work. कुछ conditions होती हैं जिसके according democratic government को काम करना होता है। It cannot do whatsoever it likes. ऐसा नहीं हो सकता कि जो ये चाहती हैं वो करें, जो इसको पसंद है वो करें। कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं जिसके अकॉर्डिंग गवर्नमेंट को वर्क करने होते हैं, तो ही वो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है। इट हैज़ टू रिस्पेक्ट सम बेसिक रूल्स, और जो भी कंट्री के बेसिक रूल्स होते हैं, जो कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज होते हैं, रूल्स होते हैं, उनको फॉलो करना होता है। जो कंट्री के जो कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स होते हैं वो सिर्फ पीपल के लिए ही नहीं होते, वो कंट्री के लिए भी होते हैं, गवर्नमेंट के लिए भी होते हैं, और उनको फॉलो करना ज़रूरी होता है। These aspects gives us the fourth and the final feature of a democracy. ये डेमोक्रेसी का फोर्थ और फाइनल फीचर है। वैसे तो बहुत सारे फीचर्स हैं लेकिन बेसिक फीचर्स में यही आते हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट रूल्स विद इन द लिमिट्स, डेमोक्रेटिक कंट्री को लिमिट्स के अंदर रहकर ही रूल करना होता है। और ये लॉज जो होते हैं, ये रूल्स जो होते हैं, कौन सेट करता है? सेट बाय कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज एंड सिटीजन्स राइट्स। ये कॉन्स्टिट्यूशन के लॉज और सिटीजन्स के राइट लिमिट करते हैं कि कंट्री को कैसे रूल करना है, डेमोक्रेटिक कंट्री को कैसे गवर्न करना है। समरी डेफिनेशंस, दो अ सीरीज ऑफ एग्जाम्पल्स वी वर्कड आउट फॉर फीचर्स ऑफ डेमोक्रेसी एज अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हमने बहुत सारे एग्जाम्पल्स हमने यहाँ देखे। पाकिस्तान का एग्जाम्पल हमने देखा, फिजी का एग्जाम्पल हमने देखा, एस्टोनिया का, सऊदी अरेबिया का, जिम्बाब्वे का, मेक्सिको का। तो इन फीचर्स से हमने देखा कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट के कौन कौन से फीचर्स होने चाहिए, किस तरीके से उनको रूल करना चाहिए।
अकॉर्डिंगली डेमोक्रेसी इज़ अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट इन विच, और उनके अकॉर्डिंग एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में क्या क्या होना चाहिए। फर्स्ट, रूलर्स इलेक्टेड बाय द पीपल टेक ऑल द मेजर डिसीजंस, जो भी इलेक्टेड पीपल होते हैं, इलेक्टेड रूलर्स होते हैं, वो मेजर डिसीजंस लेंगे। सेकेंड, इलेक्शंस ऑफर अ चॉइस एंड फेयर अपॉर्चुनिटी टू द पीपल टू चेंज द करंट रूलर। इलेक्शंस होते हैं वो फ्री होते हैं, लोगों के पास चॉइसेस होते हैं। अब हम एग्जांपल ले चाइना का। चाइना में लोगों के पास सिर्फ एक ऑप्शन है, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। अब एक पार्टी है, इलेक्शन में एक पार्टी खड़ी है, लोगों के पास दो ऑप्शन नहीं है, सिर्फ एक ऑप्शन है कि आपको इलेक्शन में वोट डालनी है। अब लोगों के पास ऑप्शंस नहीं है, एक ही है पार्टी, तो वो फ्री फेयर चांस नहीं है, वो चॉइसेस नहीं है। तो हम ऐसे गवर्नमेंट को डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट नहीं कह सकते, क्योंकि लोगों के पास चॉइसेस नहीं है। और अपने करंट रूलर को चेंज करने की भी लोगों के पास अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए, फेयर अपॉर्चुनिटी होनी चाहिए। थर्ड इज दिस चॉइस एंड अपॉर्चुनिटी इज अवेलेबल टू ऑल द पीपल ऑन एन इक्वल बेसिस, और ये चॉइसेस और ये अपॉर्चुनिटी जो लोगों को दी है ये इक्वली होनी चाहिए। ये नहीं है कुछ एक को इक्वल, कुछ एक को राइट्स दे दिए, कुछ एक को राइट्स नहीं दिए, कुछ प्रिविलेज्ड है, कुछ अनप्रिविलेज्ड है। नो, सबको इक्वल बेसिस पे राइट्स मिलने चाहिए। द एक्सरसाइज ऑफ दिस चॉइस लीड्स टू अ गवर्नमेंट लिमिटेड बाय बेसिक रूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड सिटीजन्स राइट, और ऐसी गवर्नमेंट जो है बेसिक रूल्स जो कॉन्स्टिट्यूशन के हैं और सिटीजन्स के राइट्स हैं उनसे लिमिटेड होती हैं, और वो गवर्नमेंट उन रूल्स के अकॉर्डिंग ही वर्क करती हैं। Now, why democracy? So many forms of governments are there, but why we like democracy? Why democracy is the best form of government throughout the world? Most of the countries have followed democracy. So this is the best form of government. Why? Let's see. ये ज़रूरी नहीं है कि डेमोक्रेसी हर एक को अच्छी लगती है, किसी को अच्छी लगती है, किसी को नहीं लगती, ऐसा हो सकता है। तो कुछ आर्ग्यूमेंट्स हैं अगेंस्ट डेमोक्रेसी, लेट्स सी। फर्स्ट इज लीडर्स कीप चेंजिंग इन अ डेमोक्रेसी, दिस लीड्स टू इनस्टेबिलिटी। डेमोक्रेसी में इलेक्शंस होते हैं 5 साल के बाद, 6 साल के बाद, तो बार बार इलेक्शंस होते हैं, लीडर्स चेंज होते रहते हैं, तो इनस्टेबिलिटी बनी रहती है कंट्री में स्टेबिलिटी नहीं आती। इलेक्शंस होते हैं, नए लीडर आ जाते हैं, उनको समझने में टाइम लगता है, लोगों को समझने में टाइम लगता है, रूल्स को समझने में टाइम लगता है, तो इनस्टेबिलिटी बनी रहती है। सो फर्स्ट इसका ड्रॉबैक ये हो गया कि यहाँ ये लीडर्स चेंज होते रहते हैं, इनस्टेबिलिटी बनी रहती है, ये एक डीमेरिट हो गया डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन एंड पावर प्ले। डेमोक्रेसी में जितने भी इलेक्शंस होते हैं या इलेक्शंस में लीडर्स कॉन्टेस्ट करते हैं, इलेक्शन में लोग खड़े होते हैं, वो एक कंपटीशन होता है, पॉलिटिकल कंपटीशन जो पावर के लिए होता है। लोग पावर के लिए इलेक्शन में खड़े होते हैं ताकि जीते, पावर में आए, मनी पावर, मसल पावर, पॉलिटिकल पावर, इकोनॉमिक पावर, सारी पावर उनके हाथ में हो। देयर इज़ नो स्कोप फॉर मोरालिटी, तो ऐसे में मोरालिटी का कोई स्कोप नहीं रह जाता, क्योंकि वो अपने सेल्फ के लिए वो पॉलिटिकल कंपटीशन में आते हैं, पावर के लिए आते हैं, पावर के लिए इलेक्शन लड़ते हैं। थर्ड इज सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी दैट इट लीड्स टू डिलेज। डेमोक्रेसी में इतने सारे लोग इलेक्ट होते हैं, इतने सारे लोग होते हैं कि डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस जब होती है, डिसीज़न लेना होता है, तो इतने ज़्यादा इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, तो डिसीज़न मेकिंग प्रोसेस में डिले आता है, डिसीज़न टाइम पे नहीं लिया जाता। लेकिन ये बात और है कि डिसीज़न जो लिया जाता है वो बेस्ट होता है, क्योंकि कई राउंड्स में वो डिसीज़न लिए जाते हैं। डबल ट्रिपल क्रॉसिंग में वो डिसीजंस लिए जाते हैं, तो बेस्ट डिसीजंस होते हैं, लेकिन इमीडिएट डिसीजंस नहीं लिए जाते, लेट हो जाते हैं। नेक्स्ट इज इलेक्टेड लीडर्स डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड्स टू बैड डिसीजंस। कई बार जो इलेक्टेड लीडर्स होते हैं, क्योंकि हर 5 साल के बाद, 6 साल के बाद नए नए लीडर्स इलेक्ट होंगे डेमोक्रेसी में,
तो वो बेस्ट डिसीजंस कई बार नहीं ले पाते, लोगों का इंटरेस्ट क्या है, लोगों के एस्पिरेशंस क्या है उनको नहीं मालूम होते, और वो डिसीजंस लोगों के अगेंस्ट ले लेते हैं, लोगों के इंटरेस्ट में नहीं लेते, कई बार ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी लीड्स टू करप्शन फॉर इट इज़ बेस्ड ऑन इलेक्टोरल कॉम्पिटिशन। जो हमने पहले ही पढ़ा है कि जो डेमोक्रेटिक इलेक्शंस होते हैं, डेमोक्रेसी में जो लोग पार्टिसिपेट करते हैं इलेक्शन में, कॉन्टेस्ट करते हैं इलेक्शन, तो वो पावर प्ले के लिए करते हैं, पॉलिटिकल कंपटीशन होता है, सभी पावर में आना चाहते हैं, मनी पावर साथ में हो, मसल पावर हो, तो उसके लिए कई बार डेमोक्रेसी में करप्शन पे भी आ जाते हैं, मिसलीडिंग में भी आ जाते हैं, मिसलीड हो जाते हैं, करप्ट हो जाते हैं, इलेक्शन को जीतने के लिए डर्टी ट्रिक्स भी यूज़ कर लेते हैं। तो ये एक ड्रॉबैक हो गया डेमोक्रेसी का, डिमेरिट हो गया डेमोक्रेसी का, डिसएडवांटेज हो गया डेमोक्रेसी का। नेक्स्ट इज ordinary people do not know what is good for them, they should not decide anything। ऑर्डिनरी पीपल को पता नहीं होता कि उनके लिए क्या अच्छा है क्या अच्छा नहीं है, वो कई बार डिसाइड नहीं कर पाते हु इज़ बेस्ट एंड हु इज़ नॉट बेस्ट, किसको वोट दें किसको नहीं दें, कई बार ये डिसाइड नहीं हो पाता है। कई बार जो अच्छे लोग होते हैं वो इस अरेना में एंटर ही नहीं करते, वो इस झंझट में पड़ते ही नहीं है। अच्छे लोग जो वास्तव में देश की सेवा करना चाहते हैं वो इलेक्शन कॉन्टेस्ट ही नहीं करते, वो इस पॉलिटिकल अरेना में एंटर नहीं करते, इलेक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करते। और जो करप्ट पीपल होते हैं, जो मिसलीड करने वाले पीपल होते हैं, वो इलेक्शन में कॉन्टेस्ट कर लेते हैं। जब जिसका क्रिमिनल कनेक्शंस होता है या पॉलिटिकल कनेक्शंस होते हैं, वो इलेक्शन में आ जाते हैं, इलेक्शन कॉन्टेस्ट करते हैं और जीत भी जाते हैं। तो ये कुछ आर्ग्यूमेंट्स थे डेमोक्रेसी के अगेंस्ट। अब कुछ डेमोक्रेसी के फेवर में बात कर लेते हैं। आर्ग्यूमेंट्स फॉर डेमोक्रेसी, डेमोक्रेसी के लिए कुछ आर्ग्यूमेंट्स जो डेमोक्रेसी के लिए मेरिट्स हैं कि डेमोक्रेसी अच्छी गवर्नमेंट है, अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, तो कैसे हैं। अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इज़ अ बेटर गवर्नमेंट बिकॉज इट इज़ मोर अकाउंटेबल फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, सबसे अच्छी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, बेटर है एज़ कम्पेयर्ड टू अदर गवर्नमेंट्स। और ये गवर्नमेंट जो है लोगों के लिए अकाउंटेबल भी होती है। अकाउंटेबल मीन्स एक बार हमने किसी को वोट दिया, अगर वो लोगों के लिए काम करेगा तो नेक्स्ट टाइम हम उसको फिर से वोट देंगे, फिर से उसको इलेक्ट करेंगे, फिर से उसको गवर्नमेंट का पार्ट बनाएंगे। और अगर वो अकाउंटेबल नहीं होगा, वो गवर्नमेंट लोगों के एस्पिरेशंस के अकॉर्डिंग काम नहीं करेगा, तो नेक्स्ट में हम उसको वोट नहीं देंगे, उसको इलेक्ट नहीं करेंगे। इसलिए ये जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है ये अकाउंटेबल होती है, लोगों के लिए होती है, लोगों के लिए काम भी करती हैं। डेमोक्रेसी इम्प्रूव्स द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। ये हमने पहले ही पढ़ा है कि डिसीजन मेकिंग प्रोसेस जो होती हैं वो डबल क्रॉसिंग में होती है। कई बार डिसाइड करना होता है, उसको रीचेक भी करना होता है कि जो डिसीजन हम ले रहे हैं वो ठीक ले रहे हैं या नहीं ले रहे हैं। और बहुत सारे लोग भी होते हैं डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में, रिप्रेजेंटेटिव्स, तो जो भी डिसीजन लिए जाते हैं वो बेस्ट डिसीजंस होते हैं, क्वालिटी इम्प्रूव होती है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी प्रोवाइड्स अ मेथड टू डील विद डिफरेंसेस एंड कन्फ्लिक्ट्स। डेमोक्रेसी एक ऐसा मेथड प्रोवाइड करती है डिसीजन मेकिंग का जो अलग अलग ग्रुप के साथ, अलग अलग जो लोग हैं, कम्युनिटीज़ हैं, लोगों के बीच जो कन्फ्लिक्ट्स हैं उनके साथ डील करने का एक बहुत अच्छा मेथड होता है। क्योंकि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अलग अलग कम्युनिटी से लोग इलेक्ट होते हैं, वो अपनी अपनी कम्युनिटी को प्रॉपरली लुक आफ्टर कर सकते हैं, उनके जो कन्फ्लिक्ट्स हैं, एस्पिरेशंस हैं, उनके साथ वो प्रॉपरली डील कर पाते हैं। अलग अलग लैंग्वेज से बिलोंग करने वाले, अलग अलग रिलीजन से बिलोंग करने वाले, अलग अलग कम्युनिटीज़ से बिलोंग करने वाले लीडर्स होते हैं, वो अपने अपने कम्युनिटीज़ के एस्पिरेशंस, अपने अपने कम्युनिटीज़ के बारे में बेस्ट डिसीजंस ले सकते हैं लेजिस्लेचर में। तो ये बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हो गई। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इन्हांसेस द डिग्निटी ऑफ द सिटीजन। अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को लोगों ने बनाया है तो मेन पावर लाइज विद द पीपल। तो यहाँ लोगों की डिग्निटी भी इन्हांस होती है क्योंकि लोगों के हाथ में पावर है, वोटिंग पावर है, डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में उनका पार्टिसिपेशन है। नेक्स्ट इज डेमोक्रेसी इज बेटर देन अदर फॉर्म्स ऑफ गवर्नमेंट बिकॉज इट अलाउज अस टू करेक्ट इट्स ओन मिस्टेक्स। अगर गवर्नमेंट मिस्टेक कर देती है तो इसके पास एक फेयर चांस होता है कि वो अपने मिस्टेक को करेक्ट कर ले, इसके पास एक
ऑप्शन होता है कि वो मिस्टेक को करेक्ट कर ले। कैसे मिस्टेक को करेक्ट करते हैं, एक बार डिसीज़न लिया, अगर वो ठीक डिसीज़न नहीं है तो उसके ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस उठते हैं लेजिस्लेचर में, वो अपने डिसीजंस को चेंज कर लेते हैं। अगर डिसीज़न ले लिया है तो दूसरे, जैसे एक हाउस में कोई बिल पास होता है तो दूसरे हाउस में फिर से जाएगा, उसके ऊपर डिस्कस होता है, डिबेट होता है, वोटिंग होती है, तब जाके वो बिल लॉ बनता है। तो इनके पास ऑप्शंस होते हैं कि वो अपने मिस्टेक को करेक्ट कर पाते हैं। जैसे मोनार्की में या एब्सोल्यूट मोनार्की में राजा का काम होता है ऑर्डर देना। वो ऑर्डर सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, उसका ऑर्डर ही लॉ होता है। और वो कहता है मैं भगवान का अवतार हूँ, भगवान का मैं प्रतिनिधित्व कर रहा हूँ। तो उस जो लोगों का काम मानना होता है, चाहे वो ऑर्डर सही हो या गलत हो, तो उसमें मिस्टेक को करेक्ट करने का कोई ऑप्शन नहीं होता। लेकिन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में अपने मिस्टेक्स को करेक्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ मेरिट्स थे डेमोक्रेसी के। हमने मेरिट्स पे भी बात की, हमने डिमेरिट्स पर भी बात की। नाउ यू कैन डिसाइड विच इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट एंड व्हाई। I hope you enjoyed the video and learnt many more things about the chapter. If you liked the video, please like, share and subscribe to my channel. Thank you.